हेलो बच्चों, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। भाई नीट का एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक कभी मिस नहीं हुआ। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर साल आए ही आए हैं, ठीक है ना। तो भाई यहां पे इस सेशन में मैं इस टॉपिक का एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। राइट और लास्ट 15 से 16 सालों में नीट में जब जो भी क्वेश्चन हीट या थर्मोडायनामिक्स से आया है या कोई भी कहीं भी ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वो हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट यहां पे मैं आपको बताऊंगा, क्या है, एक्सप्लेन करूंगा और उस पर सवाल भी होगा ताकि उसका एप्लीकेशन भी आपको आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है, हर एग्जाम्पल को देखना है कि किस तरीके से सर ने इसमें फॉर्मूला यूज किया है। ठीक, यहीं से आपकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिर भी हो सके तो कुछ पीवाईक्यूज आप हीट एंड थर्मो के जरूर कर लेना इस सेशन के जस्ट बाद। ठीक, तो आपके 3 क्वेश्चन यानी कि कम से कम प्लस के 12 मार्क्स पक्के हैं इसके बाद। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ओके, चलिए भाई अब आते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पे, ठीक है ना। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज 3/2 PV या फिर 3/2 nRT, ये हम जानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आरएमएस स्पीड क्या होती है? Vrms का फॉर्मूला क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ प्रेशर अपॉन ये डेंसिटी। तो Vrms का स्क्वायर इंटू रो इंटू 1/3 इज इक्वल टू पी, ये वाला फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। ठीक है, चलो, और Vrms का फॉर्मूला ये क्या हो गया? √3RT/m मोल में। ठीक है ना। एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 8/पाई, ठीक है ना, 8/पाई RT/m। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या फॉर्मूला? 2 √2RT/m। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है? मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डाई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, और पॉली एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ठीक है ना। 5 कब होगी? जब वो लीनियर होगा, और 6 कब होगी? जब वो नॉन लीनियर होगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहीं से पता चलता है कि CV इज इक्वल टू FR/2। CV का फॉर्मूला यहीं से आता है, CV इज इक्वल टू FR/2, और CP इज इक्वल टू CV प्लस R यानी कि F+2/2 इंटू R। ठीक है, तो यहां से पता चलता है कि CP/CV इज इक्वल टू F+2/F यानी कि 1+2/F। ये आपका गामा हो गया, तो गामा की वैल्यू इज 1+2/F। तो यहां से गामा -1 कर दो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2/गामा-1 ये भी हो जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2/गामा-1 भी हो जाती है। ऐसे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है तो अगेन CV क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा आपका FR/2, तो F तो ये है 2R/2 गामा-1, 2 से 2 कट गया, तो CV का एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास, R/गामा-1। तो CV का ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये वाला फॉर्मूला है, और गामा का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, यानी कि गामा का ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है ना, ½ kT एनर्जी मिलनी है, तो इंटरनल एनर्जी ये रही। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा F/2 इंटू nRT। ठीक है ना, तो अगर ये मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी होती है? 3/2 nRT हो गई।
डाई एटॉमिक है तो ये 5/2 nRT हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। एक्चुअल में nRT log ऑफ V2/V1 होता है वर्क डन, लेकिन ये log क्या E पे बेस्ड होता है। अगर आप इसको 10 पे बेस करोगे तो 2.303 की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, बाकी सब कुछ ऐसे, और log को बेस 10 V2/V1 लिख सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस कितनी होती है? 0, क्योंकि डेल्टा टी 0 होता है। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है N इंटू FR/2 इंटू टी। तो जब भाई डेल्टा टी, तो जब डेल्टा टी ही 0 है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो जब डेल्टा टी ही 0 है तो ये भी 0 ही होगा। चेंज है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जब एक्सपेंशन भी नहीं होगा, कंप्रेशन भी नहीं होगा, तो वर्क डन तो 0 ही रहेगा। वर्क डन 0 रहता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है। जितनी बातें बता, अब आइसोबारिक प्रोसेस आ रहा है। ये कौन सा प्रोसेस है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर इज 0। उसमें वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT2 - T1। तो nR डेल्टा टी होता है, या फिर P2V2 - P1V1, ये भी उसी का ही फॉर्मूला है। आइसोबारिक में P तो सेम ही रहेगा, तो P डेल्टा V भी लिख सकते हो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा टी, हीट गिवन ये वाली हो जाएगी किसमें? आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि वो वाला जिसमें V कांस्टेंट है, ठीक। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमेशा यही रहता है NCV डेल्टा टी, ये नहीं चेंज होगा। स्पेसिफिक हीट CV क्या होता है? FR/2। CP होता है, ये मैंने अभी अभी जस्ट बताया है आपको। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ R, ये मैंने अभी बता दी है आपको सारी। CP/CV मोनो एटॉमिक के लिए CP/CV क्या होगा? गामा, ठीक है। तो गामा कितना होता है भाई? गामा होता है, अभी तो निकाला था हमने गामा, कई सारे गामा के फॉर्मूले निकाले थे हमने। ये तो गामा का कि फॉर्मूला निकल के आया था, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। वन प्लस 2/f सीधे सीधे पता चलता है। तो CP/CV गामा ही तो है। तो आप देखो 1 + 2/3 कर देंगे तो 2/3 6.67 होगा, तो ये आ जाएगा मोनो एटॉमिक है। डाई एटॉमिक के लिए 2/f, डाई एटॉमिक 2/5 कर देंगे तो 1.4 आ जाएगा। देखो 2/5 0.4 आ जाएगा। मतलब जो पॉली एटॉमिक है उनके लिए 1.33 है। ये तो याद ही रहेगा, हमें कई तरीकों से याद कर सकते हैं हम इसको, ठीक। ये सब मैंने बता दिया अभी आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है P2V2 - P1V1 अपॉन 1 - गामा, ये होता है, ठीक है ना। उसमें ऊपर वाला उल्टा लिखा हुआ है, तो सही वो भी है और ये भी यही है। अब आप P2V2 - P1V1 को क्या लिख सकते हो? nRT2 - nRT1, तो ये T2 - T1 यहां लिख सकते हो और इसको 1 - गामा लिख सकते हो। ये वर्क डन का फॉर्मूला है इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा N × R अपॉन गामा -1 × डेल्टा टी, ठीक है ना। इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा W + डेल्टा U की वैल्यू
जीरो आती है अपने आप ही जीरो आती है। देखो तो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है भाई, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, जैसे ये पीवी डायग्राम है, तो इसमें कोई भी साइक्लिक प्रोसेस चाहे ऐसा हो जाए, ठीक है ना, या फिर ऐसा हो जाए, ये सारे साइक्लिक प्रोसेस है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज एरिया एनक्लोज्ड। जो ये वाला एरिया होता है ना, यही वर्क डन होता है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये एक्सपेंशन का वर्क है यानी कि क्लोक वाइज है, ऐसे क्लोक वाइज है, यू क्लोक वाइज है, तो भाई ये वर्क डन पॉजिटिव आता है। और एंटी क्लोक वाइज है, एंटी क्लोक वाइज यानी कि बड़ा तो साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लोक वाइज है, तो समझ लो वर्क डन बाय गैस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अगर आपको दो या दो से ज्यादा गैसेस का मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है, N1M1 प्लस N2M2 बाई N1 प्लस M2। मान लो एक गैस के मोल्स तो N है और उसका मॉलिक्यूलर वेट M1 है, दूसरी गैस के मोल्स N2 और मॉलिक्यूलर वेट M2, उनको मिक्स कर दिया है, तो इक्वलेंट मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, N1M1 प्लस N2M2 बाई N1 प्लस N2। ठीक, CV क्या होगा, N1C1 प्लस N2C2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक, गामा क्या होगा, Cp बाई Cv, तो N1Cp1 प्लस N2Cp2 डिवाइडेड बाई दिस। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना भाई। गामा ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, N1Cp1 प्लस N2Cp2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1Cv1 प्लस N2Cv2 एंड सो ऑन, ये गामा ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत है। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन का मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं, कार्नोट वैसे भी आउट हो गया है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इसमें 1 माइनस T2 बाई T1, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। ये बाहर जाने वाला टेम्परेचर होता है, डेफिनेटली ये चीज लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से आप एफिशिएंसी लिख सकते हो। कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, इस पे भी करते हैं कुछ सवाल। अच्छा, सवाल आ गए, मैं वही देख रहा, मुझे लगा क्वेश्चन कहीं चले गए, बहुत देर से क्वेश्चन ही नहीं आए, अब आएंगे एक साथ। चलिए, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? ठीक, चलिए थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री की बात करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, देखिए अगर आपके पास कोई ऐसे रॉड होती है जिसकी लेंथ पहले से L0 है और टेम्परेचर T है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा के T' कर देते हो और इसका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है मान लीजिए अल्फा। अल्फा क्या होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। ठीक, तो इसकी नई लेंथ जो होती है,
नई लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा हम एक्सपेंड करें तो एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, दिस इज एक्सटेंशन। ये रॉड का एक्सटेंशन है। ये तो इतनी लेंथ पहले थी, ये नई लेंथ है, इसका मतलब ये एक्सटेंशन हुआ है। तो अगर मैं डेल्टा एल अपॉन एल करूं तो वो अल्फा इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। रॉड का अगर डेल्टा एल अपॉन एल करूं तो अल्फा इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि भाई लीनियर एक्सपेंशन में ये रिजल्ट निकलता है। अब एरिया एक्सपेंशन देखो भाई, अगर ये कोई प्लेट है, ये इसकी ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ D है, तो जब एक्सपेंड करते हैं तो L भी थोड़ी बढ़ जाती है और D भी थोड़ी बढ़ जाती है। अब नया एरिया इतना हो जाता है, तो नया वाला एरिया होता है पुराना वाला एरिया इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो नया वाला एरिया इज इक्वल टू पुराना वाला एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी करते हैं। इसका मतलब बीटा की वैल्यू यहां पे 2 अल्फा के बराबर होती है, ठीक है ना, एरिया एक्सपेंशन में। और ये एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है ये। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पुराना वॉल्यूम इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। तो हम लिखते हैं इसको वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नोट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यहां से गामा की वैल्यू 3 अल्फा के बराबर निकलती है, ठीक है। तो भाई ये वाला जो रिलेशन है इसको हम लिख सकते हैं, ये तो अल्फा है, ठीक है ना, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा है, गामा की वैल्यू 3 अल्फा है। तो यहां से अगर मैं अल्फा निकालूं तो ये बीटा बाई 2 बैठेगा, यहां से अगर मैं अल्फा निकालूं तो ये गामा बाई 3 बैठेगा, और यहां से अल्फा निकालूं तो ये अल्फा ही बैठेगा। तो आप खुद ही देख लो, अल्फा की वैल्यू बीटा बाई 2 के बराबर होती है और गामा बाई 3 के बराबर होती है। ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, ये भी ट्रू है। 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, ये भी ट्रू है। ओके, कैलोरीमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। देखो भाई, स्पेसिफिक हीट होती है कि किसी बॉडी को अगर हम डेल्टा क्यू हीट देते हैं और उसका मास m है तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ जाता है। इस चीज को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट से क्या मिलता है कि कितनी हीट देने से कितने मास का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। तो अगर मैं ये चीज वाटर के लिए लिखूं तो दिस इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है ये। इसी तरीके से अगर मुझे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस पूछी जाए तो दैट इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम आइस को अगर आप 0.5 कैलोरी दे दो तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ओके, यार इसके क्वेश्चन आने चाहिए बड़ी जल्दी से, ठीक है। अब मोलर स्पेसिफिक वो मोल्स के लिए होते हैं। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम्स में होता है, ठीक है ना। किसी का भी वाटर इक्विवेलेंट हो सकता है, किसी का भी। मान लो ये चेयर है, मान लो ये कोई चेयर है ऐसे, ठीक है ना। इस चेयर को 300 कैलोरी देने से, कितना? 300 कैलोरी देने से इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है 300 कैलोरी देने से।
अब मुझे कितना वाटर लेना चाहिए, मुझे कितने ग्राम्स वाटर लेना चाहिए कि उसको 300 डिग्री देने से, 300 कैलोरी देने से उसके टेम्परेचर में भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो, तो ये चेयर इतने वाटर के बराबर हो जाएगी। भाई इस चेयर को आप 300 कैलोरी देते हो तो इसका 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हम कितना पानी लें कि उसको 300 कैलोरी देने से उसका टेम्परेचर भी 5 डिग्री बढ़ जाए? ठीक है ना, खुद सोचो। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो भाई 300 कैलोरी देना चाहिए हमें, M कितना चाहिए 1, इसका ये है, और डेल्टा T है 5, तो M की वैल्यू आ गई 60 ग्राम। अगर 60 ग्राम वाटर है तो वो इस चेयर के बराबर है। 300 कैलोरी देने से m ग्राम पानी का, जिसकी स्पेसिफिक हीट 1 है, टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाता है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 60 ग्राम हो गई। इसको वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट किस में होता है, ग्राम्स में होता है। ठीक, हीट ट्रांसफर, चलते हैं हीट ट्रांसफर। थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी कंडक्टर है और वो स्टेडी स्टेट पे है, स्टेडी स्टेट मतलब वो कोई खुद के लिए हीट कंज्यूम नहीं करता, तो अगर उसमें आप डेल्टा क्यू हीट डालते हो डेल्टा टी टाइम में, तो वो इधर से डेल्टा क्यू हीट डेल्टा टी टाइम में बाहर भी निकाल देता है, यानी कि हीट का ट्रांसफर हो जाता है। तो वो कहता है कि कितनी हीट कितने टाइम में ट्रांसफर होती है, वो किसके बराबर होती है, इसकी कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स क्या है, इसकी लेंथ, ये T2 है और ये T1 है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और K इसकी कंडक्टिविटी है। तो ये फॉर्मूला है। ठीक, अब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को हम थर्मल करंट बोल सकते हैं, T2 माइनस T1 को थर्मल पोटेंशियल बोल सकते हैं, और X अपॉन K को थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। I इज इक्वल टू V बाई आर हो गया, ये I इज इक्वल टू V बाई आर हो गया। तो डेल्टा V बाई आर कह सकते हो आप, डेल्टा V बाई आर, तो ये R हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू X अपॉन के ए, ये हो गया। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू X अपॉन के ए। ठीक है, अभी बस क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी का इंतजार है मुझे। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, किसी भी कंडक्टर का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब अगर रॉड्स को आप सीरीज में जोड़ते हो तो उनके रेजिस्टेंस भी सीरीज में जुड़ जाते हैं, पैरेलल में जोड़ते हो तो उनके रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होके जुड़ते हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फॉर्मूला है ई ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस पे सवाल आ जाता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है और उसका टेम्परेचर T है और उससे रेडिएशन निकल रहा है, उससे रेडिएशन निकल रहा है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स अगर लैम्डा m वेवलेंथ की है, तो इस बॉडी का टेम्परेचर T और इस मैक्सिमम नंबर, यानी कि इसमें जितनी भी वेव निकल रही है उनमें सबसे ज्यादा वेव्स का जो लैम्डा है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वे कांस्टेंट के बराबर होता है B के, और B की वैल्यू कुछ 0.288 समथिंग SI टाइप होती है। B को आप देख लेना क्या है। ठीक है ना, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसका मतलब यह है कि लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर हाई है, क्या है, टेम्परेचर हाई है, तो लैम्डा बहुत शॉर्ट होगा, और टेम्परेचर लो है तो लैम्डा जो है वो लॉन्ग होगा। यानी कि अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो समझ लो हाई टेम्परेचर की बॉडी से निकल रही है, और वेवलेंथ लॉन्ग है तो समझ लो लो टेम्परेचर की बॉडी से निकल रही है। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ठीक है ना, इसकी वजह से सन का टेम्परेचर भी पता चल गया था, क्योंकि सन से आने वाली वेव्स की वेवलेंथ निकाल दी थी हमने, और बी की वैल्यू हमें फिक्स पता है,
तो बी को लैम्डा से डिवाइड कर दिया, टेम्परेचर आ गया था। तो सन का टेम्परेचर इसकी हेल्प से निकला था और कितना आया था, अप्रोक्सीमेटली 6000 केल्विन। तो वेन साहब को नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसी के ऊपर। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये होता है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये होता है। और आ जाते हैं सवाल, तो इस पे मैं दो बातें और बोलूंगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे। स्टीफन साहब ने क्या बोला है, स्टीफन साहब ने बोला है कि अगर ये कोई बॉडी है, इसका एरिया ए है, टेम्परेचर टी है, तो इससे क्या रेडिएशन निकल रहे होंगे चारों तरफ। तो रेडिएशन पर यूनिट टाइम होता है इससे एनर्जी पर यूनिट टाइम जो निकल रही है, इससे जो एनर्जी पर यूनिट टाइम निकल रही है वो होती है ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ये स्टीफन साहब ने बोला था कि इस बॉडी से कितनी एनर्जी निकलेगी, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ई इसकी एमिसिविटी होगी, ठीक है ना, सिग्मा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ए इसका सरफेस एरिया, टी टेम्परेचर है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर को आप डबल करते हो तो जो हीट निकल रही है कौन सी, रेडिएशन से, वो 16 टाइम्स बन जाएगी, वो 16 टाइम्स हो जाएगी। क्योंकि वो कह रहा है कि ई एनर्जी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। टी को डबल करोगे तो एनर्जी 16 गुना हो जाएगी। इसलिए जो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें से रेडिएशन बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए हाई टेम्परेचर की बॉडीज के पास अगर हम खड़े रहते हैं तो हमारे लिए वो हार्मफुल रहता है। अब इन्होंने कहा है कि ये एनर्जी अगर किसी बॉडी से निकल रही है तो उसका टेम्परेचर कुछ गिर जाता है, तो एम एस डेल्टा टी टेम्परेचर गिर जाता है डेल्टा टी टाइम में, तो वो ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट टू द पावर 4 के बराबर होता है। तो यहां पे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है ई सिग्मा ए अपॉन एम एस इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ये स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ठीक। यहां से पता चलता है कि अगर रेडिएशन हो रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग, ये क्या हो गया, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो ये वन लाइनर में आ सकता है कि बाय रेडिएशन रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास गलत हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट गलत हो जाएगा, उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, राइट, याद रखना है। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। उन्होंने कहा है कि अगर रेडिएशन नहीं, हर तरीके से किसी चीज का टेम्परेचर टाइम के साथ साथ कम हो रहा है तो दैट इज सम कांस्टेंट बी इंटू टी माइनस टी नोट। टी बॉडी का टेम्परेचर, टी नोट सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसके बराबर होता है। दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इसके ऊपर सवाल करते हैं आगे, ठीक है। चलो, इसने क्या बोला है, अ लिक्विड ऑफ मास m स्पेसिफिक हीट c हीटेड टू अ टेम्परेचर 2T, यानी कि m इंटू सी इंटू 2T, ये हो गया। अनदर लिक्विड ऑफ मास m/2 स्पेसिफिक हीट 2C हीटेड अप टू टेम्परेचर T इज इक्वल टू, ये तो सेम टू सेम Q हो गया। इफ दीज टू लिक्विड आर मिक्सड, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है ना, द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब भाई इन दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल Q कितना हो गया, Q टोटल कितना हो गया, m इंटू सी इंटू 2T और m/2 इंटू 2C इंटू T, 2T तक किया है ना इसको, तो 2mCT और ये mCT, ठीक है ना। तो ये हो गया 3/2m इंटू सी इंटू टी। ये टोटल हीट हो गई उस बॉडी के पास जिसका मास कितना है, 3/2m है, ठीक है, 3/2m उसका मास है, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है उसका,
टी डैश, ठीक। तो 3/2m इंटू, भाई सीधे फॉर्मूला है m1c1 2t प्लस m2 2t डिवाइडेड बाई m1c1 प्लस m2c2 इज इक्वल टू t। ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो। फॉर्मूला है ना ये m1c1 t1 प्लस m2c2 t2 बाई m1c1 प्लस m2c2 इज इक्वल टू t आ जाएगा। इससे t की वैल्यू आ जाएगी जितनी भी आनी है। तो ये कितनी बैटरी है, चलो इसको करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। m1 कितना है, mc1 2t और m3/2 mct, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई m1 कितना है, m इंटू सी प्लस m/2 इंटू 2c, कितना हो गया 3/2 mct अपॉन mc प्लस mc, ये 2 है तो नीचे 2mc और हो गया, तो mc से mc कट गया, तो दिस इज 3/4 ऑफ t। नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो गया। फाइव आएगा क्या कहीं पे, m/2 एंड mct, टेम्परेचर कितना हो गया, m1 c1 m2 c2, यार आना तो यही चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। कहीं पे हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, अच्छा 3/2 नहीं है ना ये ऊपर, ये वाला 2 नहीं है, ये वाला 2 है, 3/2 t आंसर है। तो 3/2 t कौन सा बैठ गया, ये हो गया d, तो d इज द आंसर, डी ऑप्शन आंसर है। ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है m1c1 t1, ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, t ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू m1c1 t1 प्लस m2c2 t2 अपॉन m1c1 प्लस m2c2। जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अ वॉल हैज 2 लेयर्स ए एंड बी। भाई एक वॉल है, उसकी 2 लेयर्स हैं, ये लेयर ए और ये लेयर बी, ईच मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, बोथ लेयर्स हैव द सेम थिकनेस। इसकी थिकनेस टी है, इसकी भी थिकनेस टी है, इसका K1 ले लो, इसका K2 ले लो, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल कंडक्टिविटी, अब ये बोल रहा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। तो ये अगर K है, सॉरी ये K है तो ये 2K है, ओके। अंडर स्टेडी कंडीशन द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 36। तो इधर का टेम्परेचर अगर मैं 36 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं तो इधर 0 डिग्री ले सकता हूं। द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर 1। तो भाई ये तो 2 रेजिस्टेंस के बराबर हो गया ना, यूं, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस हो गया x अपॉन के, तो t अपॉन 2k इंटू ए। इसका रेजिस्टेंस हो गया x अपॉन के, तो t अपॉन के ए। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस R है तो ये R/2 है, तो 1:2 का रेशो है। तो यहां का टेम्परेचर अगर 36 है और यहां का 0 है, तो टेम्परेचर के 3 हिस्से होंगे और एक हिस्सा यहां पे कम हो जाएगा, 2 यहां पे कम हो जाएंगे, तो फाइनली यहां 0 आ जाएगा। तो 36 के 3 हिस्से करेंगे तो 12 आएगा। तो 36 में से 12 गया, कितना आ गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया। और 24 में से 24 गए 0 हो गया, तो यहां का 24 हो गया। तो डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए,
तो 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस होगा और ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब ये क्या बोल रहा है, टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 एंड विद सरफेस टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिव रेडिएट द सेम पावर देन R1 बाई R2 इज इक्वल टू, बोल रहा दो स्फेरिकल बॉडीज हैं जिसकी रेडियस R है, ठीक है ना, और टेम्परेचर T1 है। तो भाई हमें इतना पता है कि रेडिएशन क्या होता है, E सिग्मा A T टू द पावर 4, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि दोनों के U सेम है, तो E सिग्मा तो दोनों के सेम है, तो A1 T1 की पावर 4 इज इक्वल टू A2 T2 की पावर 4, ये होना चाहिए। A1 T1 की पावर 4 यानी कि 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू T1 की पावर 4 शुड बी इक्वल टू 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू T2 की पावर 4, ये हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है। तो ये बोल रहा है देन R1 बाई R2, तो मुझे R1 बाई R2 की वैल्यू निकालनी है, तो T2 बाई T1 का स्क्वायर हो जाएगा। T2 बाई T1 का स्क्वायर, तो ये हो गया बी में, ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर है कि भाई कितनी हीट इसमें से निकलती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंदिरा दास बी, ठीक है, बी तो था आंसर शायद पिछले वाले में, क्या था आंसर, बी, ठीक है। इसमें बताओ भाई आंसर क्या है। ये क्या बोलेगा, टू रॉड्स ऑफ लेंथ L एंड 2L, एक की लेंथ L है, एक की लेंथ 2L है, हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा और 2 अल्फा, आर कनेक्टेड एंड टू एंड, द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो भाई मान लो इसमें डेल्टा L1 बड़ा है और इसमें डेल्टा L2 बड़ा है, तो टोटल डेल्टा L कितना हुआ, याद करो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू L, तो डेल्टा L यानी कि L माइनस L नॉट कितना हो गया, L नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो इसका डेल्टा L1 और इसका डेल्टा L1 अगर जोड़ दें हम, तो ये L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी प्लस इसका 2L इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू, ये जो नई रॉड बनेगी इसका 3L इंटू इसका अल्फा डैश इंटू डेल्टा टी, इसको बराबर कर दो, तो दिस इज 5L अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 3L अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, L से L कैंसिल, तो 5/3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, ये अल्फा डैश हो गया, तो 5/3 अल्फा इज अल्फा डैश, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहां पे, ठीक है, ओके गुड। सर सुपर 30 कंप्लीट कर दीजिए, बेटा सुपर 30 कंप्लीटेड है, उसमें मैंने आपको 120 मार्क्स आ जाएं आपके, वो कॉन्सेप्ट मोस्ट हाईएस्ट वेटेज वाले कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए थे मैंने, वो वहीं पे एंड होना है जहां पे वो कंप्लीटेड है, उसमें कंप्लीट नहीं कराने थे ना सारे भाई, 180 मार्क्स आने हैं। मैंने कहा था कि अगर ये सीरीज के ये टॉपिक आप कर लोगे, ये कॉन्सेप्ट कर लोगे, तो 120 आ जाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट उसमें पूरे हो चुके हैं। तो सुपर 30 इज कंप्लीटेड, बहुत अच्छे से, हैप्पीली कंप्लीटेड। ओके श्रेया, ठीक है, चलो भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट प्रेशर P टू दैट ऑफ प्रेशर 2P, ठीक है। तो भाई RMS स्पीड का रेशियो चाहिए यहां पे, ठीक है, RMS स्पीड का रेशियो चाहिए। तो हमें इतना पता है कि जो
1/3 रो इंटू RMS का स्क्वायर होता है ना ये, तो ये 2p होगा, ये 1/3 रो होगा और ये दूसरी RMS का स्क्वायर होगा, दोनों का डिवाइड कर दो, 1/√2 वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन 1/√2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RMS, VRMS का स्क्वायर, ये है ना, ये हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस इज कंप्रेस्ड, नो हीट बीइंग एडिड और रिमूव फ्रॉम द प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है, बहुत बढ़िया। आइडियल मोनो एटोमिक है, सो दैट इट्स वॉल्यूम इज हाफ्ड, वॉल्यूम जो है वो V से V/2 कर दिया है। द रेशियो ऑफ न्यू प्रेशर टू द ओरिजिनल प्रेशर, तो हम जानते हैं ना PV की पावर गामा इज इक्वल टू PV की पावर गामा, ठीक है ना। तो P1 V1 की गामा इज इक्वल टू P2 V2 की गामा। तो आप देखो वॉल्यूम को V से V/2 कर दिया, तो P1 इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू P2 इंटू V/2 की पावर गामा। तो P2/P1 इज इक्वल टू 2 की पावर गामा, यानी कि 2 की पावर मोनो एटॉमिक है तो 5/3 होगा। 2 की पावर 5/3 कौन सा हो गया भाई? D हो गया। 2 की पावर 5/3 ये D हो गया। ठीक है बेटा, इज इट ओके? क्या कुछ बात समझ में आ रही है यहां तक की?